बार फिर आप सभी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राओं को स्वागत है मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस में। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में पढ़ रहे थे उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में हमने पढ़ा था 16 महाजनपदों के उदय के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे मगध के उत्कर्ष के संबंध में। मगध जो है प्रभावशाली राज्य कैसे बना और कितने दिनों तक रहा, उसमें कौन कौन से राजा हुए, तत्संबंध में आज पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष यानी चरम सीमा पर ये कैसे पहुंचा। तो जो मगध राज्य है ये इसमें जो है कई राजवंश हुए, और सबसे पहले आता है इस मगध के उत्कर्ष में हर्यक वंश। हर्यक वंश हर्यक वंश का जो कार्यकाल है, यानी इसकी जो स्थिति है वो किस समय से किस समय तक रही, तो ये हम देखते हैं। ये 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा। 545 ईसा पूर्व से बीसी से 412 ईस्वी तक, 412 ईस्वी तक। तो ये अवधि है हर्यक वंश की। अब हर्यक वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो बिंबिसार था। सबसे प्रतापी राजा जो है वो बिंबिसार था। 545 से 493 ईसा पूर्व तक। 545 बीसी से 495 बीसी तक, ठीक। 545 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व, सॉरी। तो ये जो है बिंबिसार का कार्यकाल है। ये हर्यक वंश का सबसे ज्यादा प्रतापी राजा था, प्रभावशाली राजा था, ठीक। तो इसके समय में घटना क्या घटी कि इसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। गिरिव्रज को इसने अपनी राजधानी बनाया, और साथ ही साथ इसने कौशल और वैशाली से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कौशल और वैशाली में जो है इसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने राज्य का विस्तार किया, और इनसे जो है वैवाहिक संबंधों के पश्चात इनसे तालमेल के द्वारा जो है इसकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इन दो राज परिवारों से शादी का रिश्ता हो जाने के बाद, यानी वैवाहिक संबंधों के रिश्ते हो जाने के बाद इसकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ। और पहला ऐसा शासक था ये बिंबिसार जो है, पहला ऐसा शासक था जिसने कुशल प्रशासन की आवश्यकता पर जोर दिया। कुशल प्रशासन की आवश्यकता पर जोर दिया, ये पहला ऐसा राजा था। तो अब ये जो है स्वाभाविक सी बात है कि जब कुशल प्रशासन होगा तो ज्यादा समय तक स्थायी रहेगा और प्रजाजनों का ज्यादा विकास होगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी चीज है कि अगर वो अच्छा है, उसे सुचारू रूप से सोच समझ के किया जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि प्रजाजनों का विकास होगा और साथ ही साथ अधिक लंबे समय तक स्थायित्व बना रहेगा। तो पहला ऐसा राजा था। इसने करीब 28 सालों तक शासन किया, और अंतिम समय में इसके बेटे अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी। अजातशत्रु ये बिंबिसार का बेटा था, और इसने जो है अपने पिता की हत्या कर दी, जिसे जो है पितृहंता भी कहा गया है।
तो अब जो है जो अजात शत्रु था, समझ रहे हैं ना, जो अजात शत्रु था इसका शासन जो है 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व का है। 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व, यानी 493 बीसी से लेकर के 461 बीसी का कार्यकाल है अजातशत्रु का, जो बिंबिसार का पुत्र था। ये पुत्र है और ये पिता है। देख रहे हैं आप, बिंबिसार जो है पिता है और अजातशत्रु पुत्र है। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की और बिंबिसार ने जो है लगभग 28 वर्षों तक शासन किया। तो लंबे संघर्ष के बाद ये जो है अजातशत्रु था, ये दुर्घर्ष शासक था, दुर्घर्ष शासन था इस अजातशत्रु का। और दुर्घर्ष साम्राज्यवादी होने के कारण इसने जो है लंबे संघर्ष के बाद काशी और वज्जी को जीत लिया। दुर्घर्ष शासक था ये अजातशत्रु, और यही एक कारण था, दुर्धर्ष शासक होने के कारण इसे लंबे समय तक युद्ध करना पड़ा। और लंबे समय के युद्ध के पश्चात इसने दो साम्राज्यों को, काशी और वज्जी को जीत करके इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। जो वज्जी गणराज्य था, मैंने पहले पूर्व में बताया था, 8 राज्यों का एक समूह था जिसे गणराज्य कहा जाता था। तो वज्जी गणराज्य उनमें से एक था। तो वज्जी गणराज्य को इसने अपने में मिला लिया। और इन लड़ाइयों में अजातशत्रु ने रथ मूसल और महाशिला कंटक नाम के हथियारों का प्रयोग किया। रथ मूसल और महाशिला कंटक नाम के हथियारों का प्रयोग किया इन दोनों युद्धों में। किसने? अजातशत्रु ने। इन दोनों हथियारों के प्रयोग से इसे जो है सफलता प्राप्त हुई। इसने अपने राजधानी राजगिरी की सुरक्षा हेतु एक मजबूत दुर्ग का निर्माण कराया। इसकी जो राजधानी थी राजगिरी है, राजगिरी, इसकी सुरक्षा के लिए इसने अपनी राजधानी के राजधानी की सुरक्षा के लिए इसने एक मजबूत किले का निर्माण कराया, दुर्ग का निर्माण कराया। और इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ। बड़ी खास बात यह है कि अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष में, अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष में गौतम बुद्ध को जो है परिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। गौतम बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी उनकी मृत्यु हो गई। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में गौतम बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। देख रहे हैं आप। और महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार, महापरिनिर्वाण में जो है इस बात का ये मैंने बताया कि अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। और एक ग्रंथ है महापरिनिर्वाण सूत्र, महापरिनिर्वाण सूत्र, ये ग्रंथ है। ठीक, तो इसमें उल्लिखित है कि अजातशत्रु ने बुद्ध के कुछ अवशेषों को लेकर राजगृह में एक स्तूप का निर्माण कराया। महापरिनिर्वाण में इस बात का जिक्र किया गया है, बताया गया है
कि अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध के कुछ अवशेषों को लेकर राजगृह में क्या किया, एक स्तूप का निर्माण कराया, एक स्तूप का निर्माण कराया। अब ये स्तूप क्या होता है, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, तो ठीक उसी तरह से निर्माण कराया जाता है। स्तूप एक का यूं कह सकते हैं चबूतरा, जिसके यानी सीमेंटेड एक चबूतरा, पक्का एक चबूतरा, और उसी में इन अवशेषों को सुरक्षित कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। तो ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो बनता है वो स्तूप कहलाता है। तो अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध का एक स्तूप निर्माण कराया, और इसके शासन काल में ही 483 में इसके यानी अजातशत्रु के शासन काल में ही 483 ईसा पूर्व पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। पहली बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व में जो है पहले बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया अजातशत्रु के समय में। ये पूछा जाता है परीक्षाओं में, विशेष प्रश्न है। 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ सम्राट अजातशत्रु के शासन काल में। ठीक, इस समय शासन किसका था, अजातशत्रु। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, और ये आयोजन जो है सप्तपर्णी गुफा में हुआ। राजगृह की कहाँ हुआ, राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में, राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में आयोजन किया गया, जिसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का, गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनको सुत्त पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया गया। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, पिटक का मतलब होता है पिटारी, पेटिका, और विनय पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। तो इन दो में जो है भागों में इनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया, उन्हें सुरक्षित किया गया, लिख करके सुरक्षित किया गया। और पुराणों के अनुसार जो है अजातशत्रु ने 28 साल और बौद्ध साक्ष्यों के आधार पर 32 साल शासन किया। यानी पौराणिक आधारों पर यह पता चलता है कि अजातशत्रु ने 28 साल तक शासन किया, और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यह पता चलता है कि अजातशत्रु ने 32 साल तक शासन किया। अब ये आधार इसलिए मानने पड़ते हैं, थोड़ा सा बेस है हमें इतिहास के अध्ययन का, क्योंकि हमारे देश भारत में पहले जो है इतिहास लेखन की परंपरा नहीं रही, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि कोई इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं प्राप्त होती है। तत्पश्चात आता है उदायन का शासनकाल। उदायन अजातशत्रु के शासन के पश्चात उदायन का शासनकाल आता है, और इनका शासन जो है 461 पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक रहा। 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक इनका जो है शासन रहा उदायन का। और परिशिष्ट वर्मन और गार्गी संहिता एवं वाय पुराण में यह वर्णित है कि उदायन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक राजधानी की स्थापना की। यानी उदायन ने ही जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की, सोन और गंगा नदियों के
बीच के मैदानी भाग में। ठीक, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की किसने? उदयन ने। और ये बात कहाँ से हमें पता चलती है? परिशिष्ट वर्मन, ये इसका वर्णन किस में दिया गया है? परिशिष्ट वर्मन। ठीक, परिशिष्ट वर्मन में परिशिष्ट पर्वन में बताया गया है कि उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की गंगा और सोन नदी के बीच में। इसी बात को गार्गी संहिता में भी बताया गया। गार्गी संहिता, इसमें भी इसी बात का जिक्र किया गया है। साथ ही साथ वायु पुराण में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि उदयन ने सोन और गंगा नदी के मैदानी भाग में पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। पुराणों के अनुसार उदयन ने 33 वर्ष और महावंश के अनुसार 16 वर्ष तक शासन किया। दीपवंश और महावंश ये जो है बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। तो महावंश के अनुसार 16 साल, महावंश के अनुसार उदयन ने 16 वर्ष शासन किया। ठीक, और पुराणों के अनुसार उदयन ने 33 वर्ष तक शासन किया। ठीक, किसके अनुसार? पुराणों के अनुसार। पुराणों में ये वर्णन आया है, पुराणों के अनुसार। तो ये जो है स्थिति स्पष्ट हो जाती है, समझ में आ गया होगा। बौद्ध साहित्य के अनुसार उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंड और नाग दशक ने मिलकर करीब 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। ठीक, बौद्ध साहित्य में बताया गया है कि उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंड और नाग दशक, अनिरुद्ध, मुंड और नाग दशक, इन्होंने जो है शासन किया कब तक? 412 ईस्वी तक, 412 ईसा पूर्व तक, 412 बीसी तक, यानी ईसा पूर्व तक शासन किया इन तीनों ने। किसके पश्चात? उदयन के पश्चात। तो इस तरह से ये जो है इसका शासन रहा हर्यक वंश का। और हर्यक वंश के बाद आ जाता है शिशुनाग वंश। ठीक, तो जो अंतिम शासक था शिशुनाग, एक अमात्य था, अमात्य। उसने जो है, अमात्य का मतलब क्या है? एक पदाधिकारी, यानी दरबार का पदाधिकारी जो मंत्री लेवल का होता है। अमात्य से तात्पर्य हमारा क्या होता है? एक मंत्री। ठीक, तो एक जो नाग दशक का मंत्री था, यानी अमात्य था। नाग दशक जो अंतिम राजा था हर्यक वंश का, तो नाग दशक के ही एक अमात्य ने नाग दशक को अपदस्थ करके, सिंहासन से हटा करके, और शिशुनाग वंश की नींव डाली। शिशुनाग वंश, तो शिशुनाग वंश की नींव डाली और नया वंश जो है मगध में स्थापित हो गया। और हर्यक वंश जो 545 ईस्वी में चला था, वो 412 ईस्वी में समाप्त हो गया। तो हम देख लेते हैं कि कितने वर्ष ये चला है। 545 और 412 में समाप्त हो गया। 3 और 1, तो 133 वर्ष तक शासन रहा हर्यक वंश का। ठीक, 133 वर्ष तक शासन रहा हर्यक वंश का। अब नेक्स्ट पीरियड में हम जो है शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मगध के उत्कर्ष में हर्यक वंश का क्या योगदान रहा, हर्यक वंश कितने दिन तक चला, उसके कौन कौन से राजा रहे, बात समझ में आ गई होगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मेरे एड्रेस ईमेल पर क्वेश्चन पूछें, मैं उसका उत्तर दूंगा, या कमेंट करके क्वेश्चन पूछें।
तो मैं उसका उत्तर दूंगा। नए छात्रों से मेरा पुनः अनुरोध है कि मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।